बैक टू एजुगिरी। आज हम 14 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Foreigners found on Bihar rolls says EC India questions data। तो इंडिया क्या है? इंडिया तो ग्रुपिंग है, ठीक है ना, जो कांग्रेस और अदर पार्टीज का ब्लॉक है पूरा, ठीक है ना। तो इंडिया ब्लॉक मतलब इंडिया वही वाला ब्लॉक, ठीक है ना। कांग्रेस एंड अदर्स आर क्वेश्चनिंग इट। अब यहाँ पर बिहार में क्या चल रहा था, क्या चल रहा है अभी भी? सर, क्या चल रहा है? सर। तो सर क्या है? सर इज नथिंग बट स्पेशल, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ व्हाट? ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। व्हाट आर इलेक्टोरल रोल्स? मतलब जिसमें अगर आपका नाम आ गया है तो फिर आप वोट कर सकते हो। और ये किसकी ड्यूटी होती है? इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करना, मेरी, तुम्हारी या मोदी जी की? हाँ, ये होती है इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी। किसकी ड्यूटी होती है ये? इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है, ठीक है ना। तो ये इतना बेसिक आपको याद रखना है हमेशा। अब यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जो हमने सर कमिट किया, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करी है, उसके अंदर हमें फॉरेनर्स भी मिले हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑन संडे सेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार वर फाउंड ड्यूरिंग हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एज पार्ट ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस इन बिहार। The names of such people will not be included in the final voter list to be published on September 30th. The SIR began on 25th June and the last date for voters to submit enumeration forms given by booth level officers is July 25th. Following which a draft list will be made on August 1st. The EC said a proper inquiry will be conducted after draft list is released. तो इंडिया अलायंस को क्वेश्चन, इंडिया अलायंस, तो इंडिया ब्लॉक, वो जो कांग्रेस और बाकी सबका ब्लॉक है, वो इसको क्वेश्चन कर रहा है। इंडिया अलायंस की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। तो इंडिया अलायंस की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल, लिखेंगे इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है ना। हैज जॉइंटली अटैक्ड द EC alleging contradictions and demonstrate democratic concerns in the data related to सर, ठीक है ना। ये क्या कह रहे हैं कि जो सर हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये सब। तो ये क्या है? इंडिया अलायंस क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। उसके बाद द प्रीलिमिनरी रिपोर्ट फ्लोइंग फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन इनटू द क्रैश ऑफ एन एयर इंडिया बोइंग। तो एयर इंडिया बोइंग का जो क्रैश है, एयर इंडिया बोइंग 7878, ठीक है ना, क्रैश। तो अब ये कौन सा, किस कंपनी का था? एयर इंडिया। प्लेन किस कंपनी का था? बोइंग का था, ठीक है ना। कहाँ पे क्रैश हुआ? अहमदाबाद में क्रैश हुआ। कहाँ पे क्रैश हुआ? अहमदाबाद में, ठीक है ना। कौन सी डेट को क्रैश हुआ? 12 जून 2025, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछ सकते हैं कि जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट थी वो किसने रिलीज करी थी? वो एयरक्राफ्ट, वो करी थी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने। किसने? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने, ठीक है ना। तो उनकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट की अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, पर ऊपर ऊपर से क्या लग रहा है। और डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है? हाईलाइट क्या कर रहा है? लिखेंगे डॉक्यूमेंटेड हाईलाइटेड, ये लिखने की जरूरत नहीं है। फ्यूल कंट्रोल switches of engine 1 and 2. Fuel control switches of engine 1 and engine 2 having transitioned from run to cutoff position, one after the other, after another with a time gap of 1 second, ठीक है ना। इंजन 1 और इंजन 2 जो है उसका जो फ्यूल था, फ्यूल ही नहीं पहुंचा इंजन को, तो फिर कैसे उड़ेगा जहाज, ठीक है ना। अब ये फ्यूल स्विच यहाँ पर बोला जा रहा है कि भैया पायलट ने तो किए नहीं, क्योंकि एक पायलट ने दूसरे को पूछा कि भाई तूने ऑफ किया है, वो कहता नहीं। इसका मतलब किसकी गलती है?
अब देखो ऊपर ऊपर से हमें भी इतनी समझ है, इसकी गलती नजर आ रही है, बट इसकी गलती क्यों नहीं नजर कर सकते? क्योंकि ये अमेरिकन कंपनी है, ठीक है ना। अमेरिका का बहुत नुकसान होता है अगर बोइंग की गलती निकल आती है, तो अमेरिका पूरा जोर लगा देता है कि बोइंग की गलती नहीं है भाई, लोगों कोई बात नहीं, मर गए तो मर गए, ठीक है ना। दैट दिस हैपेंड जस्ट आफ्टर फ्लाइट ए Air India 171 had begun to lift off from 3505 meter long runway, leading to the engines beginning to decrease from takeoff values as fuel starvation hit, ठीक है ना। फ्यूल ही नहीं पहुंचा उनको, ठीक है ना। उसके बाद वन क्रू एंड डिनायल बाय द अदर पायलट, तो पायलट ने पूछा, ठीक है ना, पायलट्स डिड नॉट डू इट, तो एक पायलट ने दूसरे को पूछा है, तो वी कैन इन्फर कि पायलट डिड नॉट डू इट, ठीक है ना। तो फिर खुद हो गए, और खुद हो गए तो किसकी गलती है? कंपनी की। अब यहाँ पर एक और चीज पता चल रहा है कि यहाँ पर ये हम लिखेंगे FAA स्पेशल एयर वर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन of 2018 that concerns the potential of disengagement of that concerns the potential of for disengagement of the fuel control switch locking feature and applicable to Boeing 787 एयरक्राफ्ट फैमिली। इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं। तो बेसिकली एक बुलेटिन आया था 2018 में, तो 2018 में, जिसमें कहा गया था कि भाई लोगों, जो ये फ्यूल का डिसएंगेजमेंट स्विच है, ठीक है ना, उसके लॉकिंग फीचर में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है ना। तो बोइंग कह रहे कि हमने तो बोला था 2018 में, हम तो 2018 के बोल के बैठे हैं कि भाई ये वाले एयरक्राफ्ट वाले ध्यान से रखो, बट यहाँ पर एयर इंडिया बोल रहा है कि ये जो चीज थी, इट वॉज जस्ट अ गाइडेंस काइंड ऑफ सिचुएशन, ये मैंडेटरी नहीं था कि चेंज करवा लो स्विचेस अपने, ये मैंडेटरी नहीं था, ये सिर्फ बताया गया था कि हाँ यार ये है। इट वाज नॉट मैंडेटरी कि जो जो स्विच है उसको चेंज करवा दो, बेटर स्विच कंडीशन लगवा दो। तो अब इसमें किसकी गलती है? अच्छा आप बताना, आपको किसकी गलती लग रही है? एयर इंडिया की गलती लग रही है कि उनको चेंज करवाने चाहिए थे, या बोइंग की कि उनको धक्का देकर बोलना चाहिए था वर्ल्ड में कि भैया चेंज करवाओ इसको? क्या बोइंग को ऐसा लग रहा था कि अगर हम ऐसे चेंज करवा रहे तो हमारी बेइज्जती हो रही है? व्हाट वाज द रीजन? द एक्स हैज ड्रॉप्ड। कैसे ड्रॉप हुई द एक्स? द इन्वायरमेंट एक्स हैज ड्रॉप्ड इज एन ईडियम, और इसका मीनिंग आप ढूंढ कर लेकर आओगे, ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है, ठीक है। दिस इज एन ईडियम, इसका मीनिंग ढूंढोगे आप, ये आपका होमवर्क है। द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एग्जेम्प्टेड द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज कोल फायर्ड प्लांट्स फ्रॉम मैंडेटरीली इंस्टॉलिंग फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री exempted mandatory installing flue gas desulfurization FGD systems। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि FGD की फुल फॉर्म क्या है? FGD की जो फुल फॉर्म है वो है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम्स। तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम्स क्या करते हैं? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, दे आर डिजाइन टू कट सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2 emissions, ये कट कर देते हैं, ठीक है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही हानिकारक है, ठीक है ना,
पार्टिकुलेट मैटर है। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब क्या होता है कि इतना बारीक है कि हमारी बॉडी के पता नहीं कहाँ कहाँ घुस के बैठ जाता है, तो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है ना। अब ये क्या क्यों मना कर दिया इन्होंने? इट्स ओन मैंडेट। अब 2015 मैंडेटरी था। 2015 में इन्होंने खुद ही बोला था कि भैया लगवाना पड़ेगा, ज़रूरी है। ठीक है ना, लगवाना पड़ेगा, ज़रूरी है। ठीक है, बट अब इन्होंने कह दिया कि सिर्फ जो हमने ये पढ़ लिया है कि सिर्फ वो वाली जगहों पे लगना मैंडेटरी है जहाँ पर एक लेवल ऑफ पॉपुलेशन है, 1 मिलियन से ऊपर पॉपुलेशन है जिन सिटीज़ में, उनके रेडियस में अगर थर्मल पावर प्लांट है, या फिर अगर दिल्ली के अराउंड नेशनल कैपिटल रीजन के अराउंड प्लांट्स है, वहाँ पे लगना कंपलसरी है, बाकियों के लिए कंपलसरी नहीं है। वी हैव ऑलरेडी डन दिस। ठीक है। A minority of plants, about 1/5, those in 10 kilometer radius of NCR in cities which are no or overpopulation of 1 million, वहाँ पर FGDs जो हैं वो इंस्टॉल करना मैंडेटरी है बाय 2018। ये 2018 तक वाला, 2028 तक, 2018 तो क्या, 2028 मैंडेटरी for thermal power plants TPPs in a 10 kilometer radius of NCR plus cities with a population of over 1 million। ठीक है ना। और जो सिटीज जहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 मिलियन है उनको क्या बोला जाता है? नोन एज पॉपुलेशन हॉटस्पॉट्स। इनको FGDs इंस्टॉल करने कंपलसरी हैं, और दैट टू बाय 2028। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। We are reviewing draft regulations to overhaul, to change, to make things better। कहाँ पर to change and make things better? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर NCTE के चेयरपर्सन कौन है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ NCTE? चेयरपर्सन कौन है NCTE के चेयरपर्सन? NCTE के चेयरपर्सन जो हैं वो हैं पंकज अरोड़ा। पंकज अरोड़ा। ठीक है, ये पता होना चाहिए कौन है। और NCTE क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, अब आगे चलेंगे। द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन टारगेट्स ऑफ एंटिटीज। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड greenhouse gas emissions intensity of production targets for entities such as steel plant। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन टारगेट्स, कि आप जितना मतलब कितनी एनर्जी लोगे और कितना एनर्जी लेकर इतना आप स्टील का जो भी काम है वो करोगे। तो मतलब एनर्जी एफिशिएंट बनाना है कि कम एनर्जी में ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इन्होंने किसके लिए ले डाउन किया है? फॉर 8 ऑफ द 9 हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ठीक है ना, क्या लेकर आए हैं? कवर्ड इन इंडियाज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग schemes, that is CCTS। ठीक है ना, compliance mechanism। ठीक है, तो 8 सेक्टर्स आर जिनके लिए ये लेकर आए। 8 सेक्टर्स आर एल्यूमिनियम, सीमेंट,
एल्यूमिनियम, सीमेंट, पेपर एंड पल्प, चलोर अल्काली, iron and steel, textile, petrochemicals and petro refineries। तो इन सब के लिए क्या लेकर आए हैं इंडियन गवर्नमेंट? इंटेंसिटी, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन टारगेट्स, मतलब कितने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस अलाउड है, और ये भी बताया है कि आप कितनी एनर्जी यूज करके कितना बना रहे हो, बिकॉज ये एनर्जी एफिशिएंट इंडस्ट्रीज बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या लेकर आ रहे हैं, ये एक स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, that is PAT scheme। ठीक है, इंडियाज फ्लैगशिप एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम क्या है ये? इंडियाज एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज। क्या है ये? इंडिया के एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम है फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज। ठीक है, अंडर द पैट एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज आर गिवन टारगेट्स टू रिड्यूस देयर एनर्जी यूज। क्या दिया जाता है? ये देखिए, इसी के बारे में बात कर रही थी। अंडर पैट एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज are given targets to reduce their energy use, those which exceed their targets can trade the excess savings with others। अब अंडर पैट क्या हो रहा है? अंडर पैट एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो हैं उनको दे दिया टारगेट कि भैया तुम ना इससे ज़्यादा जो है पॉल्यूशन नहीं कर सकते, और अगर किसी ने इससे ज़्यादा किया है तो जिसके पास फ्री पड़े, मान लो 10 अलाउड है पॉल्यूशन करना, किसी ने 5 किए तो 5 फ्री पड़े हैं, तो दूसरे वाले ने 15 किए तो वो 5 इससे खरीद लेगा, और ओवरऑल जो पॉल्यूशन है देश में वो नहीं बढ़ेगा ऐसे। ठीक है ना, और ऐसा हो भी रहा है बहुत, मतलब ओवरऑल जो ये कह रहे हैं कि ओवरऑल जो पॉल्यूशन है, ओवरऑल एनर्जी यूज कैन स्टिल बिकम मोर एफिशिएंट, क्योंकि ऐसे इधर मतलब ज़्यादातर वो कम रहेगी इंडस्ट्री, मतलब कम पॉल्यूशन रहेगा। एट द एनर्जी इंटेंसिटी रोज इन 2 सेक्टर्स। तो एनर्जी इंटेंसिटी कौन से 2 सेक्टर्स में इंक्रीज हुई है? एक तो पेपर, चलोर अल्कली एंड एल्यूमिनियम एंड सीमेंट। तो एल्यूमिनियम एंड सीमेंट में ज़्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए रहती है। ठीक है जी, ओके। According to our recent modeling of 2030 NDC aligned emissions reduction scenario for India, carbon dioxide emissions intensity of India's energy sector is expected to decline at average annual rate of 3 point। तो एनर्जी मतलब ये कह रहे हैं कि हम डिक्लाइन आएगा एमिशंस के अंदर, CO2 एमिशंस विच इज़ अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि रिडक्शन होगा इस चीज़ में। ठीक है ना, विच इज़ अ गुड न्यूज़। ओके, आगे चलेंगे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटिव स्पेशल इंटेंसिव रिविजन इन बिहार। ठीक है, ये हमें पता है। अब नाउ दिस हैज़ किंडल द डिबेट अराउंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहाँ पे हमें लिखना है ऑर्डिनरी, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी resident for the purpose of being included in the electoral rolls of a constituency। अब यहाँ पर कि वो कह रहे हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट को इलेक्टोरल रोल्स में लिखा जाएगा, वो लिस्ट अगर जिसमें इलेक्टोरल रोल्स क्या है, वो लिस्ट जिसमें अगर आपका नाम है तभी आप वोट कर सकते हो।
ठीक है ना, वोटर लिस्ट कि भाई कौन कौन है, कौन कौन वोट कर सकता है, दैट इज इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, वो एरिया, एक एरिया जहाँ से एक पर्सन इलेक्ट होगा। ठीक है ना, वो एरिया, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो एरिया जहाँ से एक पर्सन आ रहा है। ठीक है ना, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता क्या, ऑर्डिनरी रोल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ईसी एज पर द, सॉरी, इलेक्टोरल रोल्स, नॉट ऑर्डिनरी रोल्स, माय बैड। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल्स, मैंने ये पहले भी आपको बताया है, रोल्स आर प्रिपेयर्ड बाय ईसी, दैट इज बाय इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन बनाता है ये। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। और कौन सा लॉ है जो कहता है, सेक्शन 19 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 कहता है, requires that a person is ordinary resident in a constituency for inclusion in its electoral rolls। क्या है, मैं और अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, अगर मैं सरल और सिंपल भाषा में बोलूँ, जो मुझे चीज़ें याद करनी है कि भैया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का है। ठीक है ना, और जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट टू बी इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है ना, इलेक्टोरल रोल्स में कौन ऐड होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी, वेरी गुड। पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कौन, इट स्पेसिफाइज दैट अ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली बिकॉज ही और शी ओन्स और पोजेसेस अ हाउस। ये नहीं कि आप वहाँ घर, आपका हाउस है वहाँ पर, तो आप वहाँ के ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं माने जाओगे। ठीक है ना, प्लेस फ्रॉम हिज और पर्सन टेम्परे, और अगर कोई एब्सेंट है टेम्परेली, और वो भी ये नहीं होगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। पर्सन्स हु आर मेंबर्स ऑफ, तो यहाँ पर मतलब जो वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूसली रह रहे हैं, बट अगर थोड़े टाइम के लिए एब्सेंट है तब भी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे, बट अगर परमानेंटली नहीं रहते तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। ये डेफिनेशन आ रहा है। What are potential issues? The requirement of being ordinary resident for inclusion in electoral rolls of constituency is to ensure that voter maintains real ties with the constituency। अब ये ordinary resident वाला concept क्यों है? Real ties, that the voter maintains real ties with the constituencies, कि भाई उसको पता तो हो चल क्या रहा है, ऐसे ही नहीं, क्योंकि उसी को प्रॉब्लम आएगी जो वहाँ पे रहता है, जैसा बंदा आएगा क्या काम करेगा क्या नहीं। तो ये है। उसके बाद वाई मस्ट इंडिया रिकग्नाइज इट्स ओपन इकोसिस्टम्स। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि डेजर्ट पे हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। डेजर्ट बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर हम इसको ज़्यादा इस पे काम करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ से जो बढ़िया चीज़ निकल कर आ रही है वो है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ये कौन से दिन होता है, ये होता है 17 जुलाई को, 17 जून को, सॉरी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मार्क्विज वन जर्मन मोटो जीपी। बाय रीचिंग जरावा ट्राइब ऑफ अंडमान। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जरावा ट्राइब जो है वो कहाँ की है, जरावा ट्राइब जो है वो अंडमान की है। अब यार वहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं जिनके पास नहीं जा सकते, वो मार वार भी देते हैं। ठीक है, ये ट्राइब है बेचारे, देखो चिल मार रहे हैं दुनिया से अलग, मस्ती। कंडक्टिंग द 2027 सेंसस अमंग the 6 main indigenous tribes in Andaman Nicobar will be tough, but गवर्नमेंट जो है इनके साथ कनेक्शन के अंदर है, इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है गवर्नमेंट ने। ठीक है, जब जब कोई ना कोई आउटब्रेक बीमारी हुई है, तो जरावाज वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब्स। जरावाज क्या है, जरावाज आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट
surviving tribes, ठीक है। nomadic, living in nomadic bands, मतलब 40-50 इंडिविजुअल्स रहते हैं और इनका खुद का ही जीवन है, अलग है हमसे ये, बट हमारे ही लोग हैं, ठीक है। तो इनका भी सेंसस जो है इस बार होगा और बहुत बढ़िया तरीके से होगा। अब यहाँ पर FAA देखो, FAA जो है, ठीक है ना, The US Aviation Safety Regulator, Federal Aviation Administrator, has written to its counterparts around the world, acknowledging the preliminary finding in Air India of June 12 and informing them that the report has found no urgent safety concerns. देखिए कितना बढ़िया है ना, हाँ यही है बेटा, यही है पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे US Aviation Safety Regulator, Federal Aviation Administration, FAA, has written, ये पॉइंटर बन जाएगा अब, has written to counterparts that no urgent safety concerns related either to engines or airplane systems of aircraft type found, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, जो क्रैश हुआ है उसमें हमारी कोई वो नहीं है, ठीक है। इंटरिम रिपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, द इंडियन एजेंसी इन्वेस्टिगेटेड द क्रैश, स्टेटेड दैट द स्पेशलिस्ट दैट सप्लाइड फ्यूल टू द 2 इंजन्स ऑन एयरक्राफ्ट शिफ्टेड, ये हमने पढ़ लिया, हाँ भाई ये हुआ, ठीक है। अब जहाँ पे जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ, इनका वॉज एन एडवाइजरी, FFA बुलेटिन क्या था, एडवाइजरी था, जो मैंने तुम्हें बताया ना कि भाई स्विचेस चेंज करवा लो, इट वॉज नॉट मैंडेटरी। तो इसमें किसकी गलती है फिर, बोइंग की गलती मानी जाएगी क्या, एयर इंडिया ने, कि उन्होंने स्विचेस चेंज नहीं करवाए। तो यस, ये न्यूज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सो गाइस दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स के कंपाइलेशन मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स के MCQs मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय बाय एंड टेक